स्टूडेंट्स, थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र जो ME 303 जो सब्जेक्ट है, उसमें जो हम सब्जेक्ट में जो स्टीम नोजल हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन द स्टीम नोजल। इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि सुपर सैचुरेटेड फ्लो को समझाइए, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन स्टीम नोजल को एक्सप्लेन करें। तो आज हम सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन स्टीम नोजल को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम बनाया है, एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम बनाया है। और इसमें हमने क्या किया, देखिए डिफरेंट प्रेशर लाइन शो की है। दिस इज द P1 प्रेशर लाइन, दिस इज द P2 प्रेशर लाइन, दिस इज द P3 प्रेशर लाइन, दिस इज द P4 प्रेशर लाइन। और हमने क्या किया है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन शो किया है फ्रॉम द 1 पॉइंट से लेकर के 4 पॉइंट तक। तो स्टीम जो होती है वो जब नोजल से पास होती है, तो हमको पता है जब स्टीम नोजल से पास होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो प्रेशर क्या हो रहा है, P1 से लेकर के P4 तक प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। P1, P2, P3, P4 प्रेशर क्या होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। और हम ये मान रहे हैं कि जब स्टीम नोजल से पास हो रही है तो उसमें किस टाइप का फ्लो है, आइसेंट्रोपिक फ्लो है। आइसेंट्रोपिक उसके अंदर क्या है, एक्सपांशन है, उसका प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो जब स्टीम नोजल से पास हो रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। 1 से लेकर के 4 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। तो जैसा कि इस कर्व से हमको दिख रहा है एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम के अंदर, कि ये क्या है, एक सैचुरेशन लाइन है, सैचुरेशन कर्व है, सैचुरेशन लाइन है। तो इस कर्व के ऊपर स्टीम है इनिशियल पॉइंट 1 पर, तो इसकी कंडीशन कैसी है, सुपर हीटेड स्टीम है। तो कर्व के ऊपर सैचुरेशन कर्व के ऊपर जो भी स्टीम होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है। और इस कर्व के ऊपर जो स्टीम की कंडीशन होती है वो क्या होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है। कैसी होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है। और इस कर्व के नीचे, इस कर्व के सैचुरेशन कर्व के नीचे जो स्टीम होती है उसकी कंडीशन कैसी होती है, वेट स्टीम होती है। तो हमको ये क्लियर है, ये हमको पता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है कि ये HS डायग्राम जो हम प्लॉट करते हैं और ये जो सैचुरेशन लाइन है, तो सैचुरेशन लाइन के ऊपर अगर पॉइंट 1 की बात करें तो वहां पर जो स्टीम होगी किस कंडीशन में होगी, सुपरहीटेड स्टीम के अंदर होगी। और एट द पॉइंट 2 पर स्टीम क्या होगी, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगी। और सैचुरेशन कर्व, ये सैचुरेशन लाइन के नीचे जो भी पॉइंट आएगा इस रीजन के अंदर, जो भी स्टीम की कंडीशन होगी वह कैसी होगी, वेट स्टीम होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्टीम है जब नोजल से पास हो रही है तो उसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। स्टीम क्या हो रही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के थ्रू कहां से कहां जा रही है, 1 पॉइंट से 4 पॉइंट की तरफ क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। प्रेशर P1 1 पॉइंट पर स्टीम की कंडीशन कैसी है, सुपर हीटेड है, जब उस पर प्रेशर कितना है, P1। तो स्टीम क्या कर रही है, एक्सपांड हो रही है। स्टीम एक्सपांड होकर के कहां तक आती है, अप टू पॉइंट 2 तक, करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2। तो एट पॉइंट 2 पर उसकी कंडीशन कैसी है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। कैसी कंडीशन है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। और 2 के नीचे जैसे ही मेरा एक्सपांशन होता है, स्टीम का एक्सपांशन होता है नोजल के अंदर, तो पॉइंट क्या आता है, 3 आता है एंड पॉइंट 4 आता है। तो जैसा कि हमको पता है कि जब पॉइंट 2 आता है, 1 से लेकर 2 तक जब स्टीम एक्सपांड हो चुकी होती है, और जैसे पॉइंट 2 आता है तो स्टीम क्या होना चाहिए, कंडेंस होना स्टार्ट होना चाहिए। एट द पॉइंट 2 पर स्टीम क्या होना चाहिए, कंडेंस होना स्टार्ट होना चाहिए। बट जब स्टीम नोजल से पास होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है। प्रेशर डिक्रीज होता जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एट द पॉइंट 2 पर टाइम इंटरवल बहुत कम होता है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पॉइंट 2 से लेकर के 3 तक जो हमारी स्टीम होती है वो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर ही होती है, उसका कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। एक्चुअल के अंदर
2 पॉइंट पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट जब स्टीम नोजल से पास होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो और टाइम इंटरवल क्या बहुत कम है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर उसका कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है और स्टीम क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है अप टू पॉइंट 3 तक। तो 2 से लेकर के 3 तक जो स्टीम है वो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर ही रहती है। तो इस टाइप का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहलाता है। इस टाइप का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहलाता है। तो 2 से लेकर के 3 तक वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहलाता है। तो एट द पॉइंट T3 पर स्टीम क्या होती है, जो कि करस्पॉन्डिंग प्रेशर P3 है, वो क्या होती है, कंडेंस होना स्टार्ट होती है। तो जो कंडेंसेशन 2 पर स्टार्ट हो जाना चाहिए था वो 2 पर स्टार्ट न होकर के क्या होता है, 3 पर स्टार्ट होता है। तो 2 से लेकर 3 तक जो स्टीम की कंडीशन है वह कैसी है, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन है। इस टाइप के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड फ्लो बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड फ्लो बोलते हैं। और ये सुपर सैचुरेटेड फ्लो की जो लिमिट है ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा अप टू द विल्सन लाइन। ये कहां तक जाएगा, अप टू द विल्सन लाइन तक जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड फ्लो की जो लिमिट है वो क्या है, अप टू द विल्सन लाइन है। तो हम इस डायग्राम से ये क्लियरली समझ सकते हैं कि 1 to 4 क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। 1 to 4 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। तो इसी चीज को हमने लिखा है, द स्टीम expands from superheated condition and when the pressure reach saturation pressure P2 the steam start to condense, but in nozzle the phenomena of condensation does not occur at the point 2, as the time available is very short due to the very high वेलोसिटी ऑफ स्टीम। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो स्टीम एक्सपांड होती है फ्रॉम द सुपरहीटेड कंडीशंस एंड व्हेन द प्रेशर रीच सैचुरेशन प्रेशर P2 द स्टीम स्टार्ट टू कंडेंस। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि अगर स्टीम 1 पॉइंट पर सुपरहीटेड है और वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है अप टू पॉइंट 2 पर, तो वो क्या होना चाहिए था, एक्सपांड होने के बाद में अप टू पॉइंट 2 पर क्या होना चाहिए, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। बट नोजल की वजह से, बट इन द नोजल द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन डज नॉट अकर एट द पॉइंट 2, बट नोजल की वजह से जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो 2 पॉइंट पर स्टार्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, एज द टाइम अवेलेबल इज वेरी शॉर्ट ड्यू टू द वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम। तो जैसे कि हमको पता है कि नोजल के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसलिए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम होती है, इसलिए वो क्या हो पाता है, कंडेंसेशन एट द पॉइंट 2 पर कंडेंसेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है और टाइम इंटरवल बहुत कम की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, सो द स्टीम कंटिन्यूज एज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम अप टू द पॉइंट 3। तो अप टू द पॉइंट 3 तक जो स्टीम है वो क्या रहती है, कंटिन्यूली ड्राई सैचुरेटेड रहती है, तो वो वेट स्टीम नहीं बन पाती। तो 2 से लेकर 2 पर कैसी कंडीशन में थी, ड्राई सैचुरेटेड में थी। तो 3 तक भी वो 3 तक भी एक्सपांड होने के बाद में भी वो क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है। The vapor between the P2 and P3 is said to be super saturated flow or metastable flow of steam। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 से लेकर 3 तक का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड फ्लो होगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल फ्लो भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल फ्लो ऑफ स्टीम भी बोलते हैं। अगर ये जस्ट सिंपल हम इसके एक्सपांशन की बात करते और नोजल नहीं है, और जस्ट सिंपल अगर हम एक्सपांशन की बात करते, स्टीम के एक्सपांशन की बात करते, 2 पर क्या हो जाता, ये ड्राई सैचुरेटेड हो जाता, और 2 से नीचे ही 2 पर ही क्या हो जाता, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो भी स्टीम होती है वो क्या होती है, एक स्टेबल स्टीम होती है। जो भी मिक्सचर बनता है 2 के नीचे, जो भी हमारे पास में मिक्सचर बनता है, कैसा मिक्सचर होता है, वो एक स्टेबल मिक्सचर बनता है। बट 2 से लेकर 3 तक हम जहाँ नोजल का केस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये 2 से लेकर 3 तक का जो फ्लो है कैसा है, सुपर सैचुरेटेड फ्लो, और इसमें जो हमारे पास में जो फ्लो ऑफ स्टीम है वो कैसा है, मेटा स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, मेटा स्टेबल है। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है कि P2 एंड P3 सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड फ्लो और मेटा स्टेबल फ्लो ऑफ स्टीम। और ये
जो सुपर सैचुरेटेड फ्लो की लिमिट क्या है? द लिमिट ऑफ सुपर सैचुरेटेड फ्लो इज गिवन बाय द विल्सन लाइन। तो ये जो विल्सन लाइन है, इस विल्सन लाइन तक ये क्या हो रहा है? सुपर सैचुरेटेड फ्लो हो रहा है। 2 से लेकर के 3 तक ये इसकी लिमिट है। 3 तक क्या हो रहा है? ये सुपर सैचुरेटेड फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हमने लिखा है द फ्लो इज कॉल्ड एज द सुपर कूल्ड फ्लो। तो ये जो 2 से लेकर 3 के बीच में जो फ्लो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड फ्लो बोलते हैं। बिकॉज between the pressure P2 and P3, between the pressure P2 and P3, the temperature of steam is always lower than the saturation temperature। तो जैसे कि डायग्राम में क्लियर है कि ये तो P2 है प्रेशर, ये P3 प्रेशर लाइन है। तो P2 और P3 जो प्रेशर है, इसके बीच में जो भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ द स्टीम है P2 और P3 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है इसके बीच के अंदर, वो ऑलवेज क्या है? लोअर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर है। सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या है? इससे कम टेम्परेचर है। इसलिए इसके बीच का जो फ्लो है उसको हमने क्या कहा है? सुपर कूल्ड फ्लो का है। तो फ्लो इज कॉल्ड एज द सुपर कूल्ड फ्लो बिकॉज प्रेशर बिटवीन द P2 and P3, between the pressure P2 and P3, the temperature of steam is always लोअर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर। तो प्रेशर P2 और P3 के बीच में जब प्रेशर है तो स्टीम का टेम्परेचर वो क्या है? ऑलवेज क्या है? लोअर है देन द सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सैचुरेशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या है? लोअर है। इसलिए और करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड फ्लो भी बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। और इन दोनों प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, उन दोनों के डिफरेंस को, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। तो डिग्री और अंडर कूलिंग को भी हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को हम लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर एट एग्जिट प्रेशर माइनस टेम्परेचर एट एंड ऑफ द सुपर सैचुरेटेड फ्लो। तो हमने डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को क्या लिख दिया? डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर एट एग्जिट प्रेशर। एग्जिट प्रेशर पे कितना सैचुरेशन टेम्परेचर है, उसमें से माइनस कर दीजिए किसको? टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द सुपर सैचुरेटेड फ्लो। जब सुपर सैचुरेटेड फ्लो एंड हो रहा है, वह उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको निकाल लीजिए, और टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर एग्जिट प्रेशर में कितना सैचुरेशन टेम्परेचर उसको निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। तो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग हमको क्लियर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग क्या है? एग्जिट प्रेशर पर सैचुरेशन टेम्परेचर एट एग्जिट प्रेशर माइनस टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द सुपर सैचुरेटेड फ्लो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड इज द डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? एग्जिट प्रेशर कितना है? डिवाइडेड बाई सैचुरेशन प्रेशर एट एग्जिट टेम्परेचर ऑफ सुपर सैचुरेटेड फ्लो। सुपर सैचुरेटेड फ्लो जो है उसके एग्जिट टेम्परेचर पे कितना सैचुरेशन प्रेशर है? सैचुरेशन प्रेशर एट एग्जिट टेम्परेचर ऑफ सुपर सैचुरेटेड फ्लो। जब सुपर सैचुरेटेड फ्लो खत्म हो रहा है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर है? दैट इज द सैचुरेशन प्रेशर। और ये क्या है? एग्जिट प्रेशर। तो एग्जिट प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन प्रेशर एट एग्जिट टेम्परेचर ऑफ सुपर सैचुरेटेड फ्लो, इन दोनों प्रेशर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। तो कई बार ये जब भी हम सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन स्टीम नोजल को डिफाइन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो हमको ये 2 पैरामीटर भी बताने चाहिए कि डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग क्या है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है। तो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग जो सिंपल क्या है? डिफरेंस है 2 टेम्परेचर का। कौन कौन से टेम्परेचर का? एक तो है सैचुरेशन टेम्परेचर एट एग्जिट प्रेशर माइनस टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द सुपर सैचुरेटेड फ्लो। इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है वो तो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग हो गई। और दूसरा पॉइंट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? एग्जिट प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन प्रेशर एट एग्जिट टेम्परेचर ऑफ सुपर सैचुरेटेड फ्लो। तो इन दोनों को हम लिख करके सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन स्टीम नोजल को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सुपर सैचुरेशन। ये सुपर सैचुरेशन की क्या इफेक्ट है, इसको हमने 1 by 1 लिख रखा है। तो पहला पॉइंट है
द सुपर सैचुरेशन इंक्रीज द एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। तो सुपर सैचुरेशन फ्लो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एंट्रोपी को और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम को। सेकंड पॉइंट है द सुपर सैचुरेशन इंक्रीजेज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। सुपर सैचुरेशन क्या करता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है द सुपर सैचुरेशन रिड्यूस द हीट ड्रॉप बिलो दैट फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम विच कॉज डिक्रीज इन एग्जिट वेलोसिटी। तो सुपर सैचुरेटेड क्या करता है, हीट ड्रॉप को भी रिड्यूस करता है फॉर द थर्मल इक्विलिब्रियम विच कॉज द डिक्रीज इन एग्जिट वेलोसिटी, जिससे कि डिक्रीज होती है एग्जिट वेलोसिटी। और फोर्थ पॉइंट है सिंस द कंडेंसेशन डज नॉट अक्योर ड्यूरिंग द सुपर सैचुरेटेड एक्सपांशन द टेम्परेचर एट विच द सुपर सैचुरेशन अक्योर will be less than the saturation temperature corresponding to that pressure। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंस द कंडेंसेशन डज नॉट अक्योर ड्यूरिंग द सुपर सैचुरेशन एक्सपेंशन, सुपर सैचुरेशन एक्सपेंशन जब होता है उसके अंदर कंडेंसेशन नहीं मिलता है। द टेम्परेचर एट विच द सुपर सैचुरेशन अक्योर विल बी लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर। तो जो टेम्परेचर होता है जिसपे कि सुपर सैचुरेशन अक्योर होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, लेस देन होता है सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर। तो ये जो चारों पॉइंट्स हमने बताए हैं, ये चारों पॉइंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है हमने बताए हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये चारों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन स्टीम नोजल को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो हमने सुपर सैचुरेटेड फ्लो को बताया कि सुपर सैचुरेटेड फ्लो क्या है, मेटास्टेबल फ्लो क्या है, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग क्या है, डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ सुपर सैचुरेशन क्या है। तो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप इन सभी पॉइंट्स को लिख करके समझा करके सुपर सैचुरेशन फ्लो को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने सभी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सुपर सैचुरेशन फ्लो से रिलेटेड, उन सभी को पॉइंट्स को क्या कर लिया, हमने कवर कर लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।